द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हमें अध्ययन करना है, लेकिन थोड़ा सा हम 1939 से 1945 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसका कुछ जो सिनेरियो है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि तभी हम आगे का अध्ययन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो 5 महाशक्तियां जिन्हें आज हम मान रहे हैं, वो पांचों महाशक्तियां उन्होंने एक साथ मिलकर के युद्ध किया था, और जिनके खिलाफ युद्ध किया था वो देश थे जर्मनी और जापान। और ये 5 महाशक्तियां एक साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, और इन सब देशों ने मिलकर के एक साथ जब संघर्ष किया, तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं या आपस में एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। अमेरिका सोवियत संघ का बहुत बड़ा विरोधी रहा पहले, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों देश एक साथ थे। इसी तरीके से अमेरिका और चीन के बीच में वर्तमान में लड़ाई चलती, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों एक साथ थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन महाशक्तियों ने मिलकर के लड़ा था, जर्मनी और इटली, जर्मनी और जापान इनके खिलाफ में। जैसा कि आपको पता ही है कि जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इन देशों के नायक थे जिन्होंने अपने देश के लिए ये युद्ध लड़ा था, और इनकी पराजय हुई थी। और इनकी पराजय होने के कारण जो मित्र देश जो थे, इनको मित्र देश भी कहते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इनका जो ग्रुप था इसको मित्र देश भी कहते हैं। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये 2 ध्रुव बने हुए थे, ये इन 2 ध्रुवों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे 1-2 प्रश्न उठते हैं, वो ये कि इनके बीच में जब इन्होंने मिलकर युद्ध लड़ा था तो ये आज इनके बीच में दुश्मनी क्यों है या संघर्ष क्यों है। दूसरा ये है कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण केवल अमेरिका और सोवियत संघ ही सुपर पावर के रूप में उभरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि 2 महाशक्तियाँ उभर कर आई, उनके अंदर अमेरिका उभर कर आया और सोवियत संघ उभर कर आया, ब्रिटेन नहीं उभरा, फ्रांस उभर कर सामने नहीं आया। तो ऐसे क्या कारण थे कि केवल ये 2 ही देश महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत देरी से शामिल हुआ, यानी 1939 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उस समय वो सम्मिलित नहीं हुआ, बल्कि जब उसका एक सैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर, उस पर जब 7 दिसंबर 1941 को जब अटैक हुआ तब वो विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इससे पहले अमेरिका ने पृथक्करण की नीति अपना रखी थी, लेकिन यानी कि वो युद्ध में सम्मिलित नहीं था। और आप देखिए जब वो लेट सम्मिलित हुआ तो उसके जो संसाधन हैं, उसका जो अर्थ है, उसका जो नुकसान है वो अन्य देशों की अपेक्षा कम हुआ। कम होने के कारण वो उसकी इतनी जनधन हानि और इकोनॉमिक हानि नहीं हुई, और उसकी अपनी जो शक्ति थी वो बची रही। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस ये जो देश थे ये युद्ध कर के इतना थक चुके थे अंत में कि 1945 के बाद इन जीतने के बावजूद भी इनकी जो शक्तियां थी वो बहुत अधिक क्षीण हो गई थी। और ब्रिटेन की इनकी तो इतनी अधिक शक्तियां क्षीण हो गई थी कि इन्होंने अपने जो अधीन उपनिवेश कर रखे थे, जैसे भारत भी एक उपनिवेश था इनके अधीन, तो उन्होंने धीरे धीरे स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्तियां भी उनके पास नहीं रही। और इन देशों में भी स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेजी के साथ चल रहे थे, तो ये कारण रहा, और ये बहुत ही थके हारे देश के रूप में उभर कर सामने आए। अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभर करके ये दोनों देश सामने आए। और यहाँ पे अब सवाल एक और जिसने अमेरिका को महाशक्ति बनाया, वो 1945 के अंदर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन 2 शहरों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम का इस्तेमाल किया। परमाणु बम गिरे गए, पहली बार गिरे गए हैं अब तक पूरे विश्व में, और अंतिम बार आज तक की डेट तक यदि हम लें तो वो लास्ट टाइम था जब गिरे गए थे। यानी इसके बाद 9 अगस्त 1945 के बाद
आज तक कभी भी किसी देश द्वारा किसी अन्य देश पर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो पहला ही अवसर था और अभी तक ये गुड सौभाग्य है हमारा कि वो अंतिम ही अवसर उस समय तक था। हालांकि परमाणु शक्ति संपन्न कई सारे देश हैं और उनके पास परमाणु बम है, लेकिन वो अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे जो तबाही मची जापान के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर पूरा जापान तबाह हो गया। अमेरिका ने इस परमाणु बम का जो प्रयोग किया था उसकी सूचना अमेरिका ने सोवियत संघ को नहीं दी थी। और आप जानते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका ये दोनों आपस में एक ही यानी कि गुट की तरफ से वो लड़ रहे थे। अब यानी उस समय आपस में मित्र देश थे जब वो लड़ रहे थे। तो जब अमेरिका ने सोवियत संघ को इसकी सूचना नहीं दी कि मैं ऐसे परमाणु बम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सोवियत संघ को बहुत बुरा लगा और यहाँ पे एक दोनों के बीच में एक टकराहट की स्थितियाँ पैदा हुई। और फिर आगे चलकर 1949 में या उसके आसपास सोवियत संघ भी एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन अमेरिका सबसे पहला परमाणु शक्ति के रूप में उभरने वाला देश था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैसे भी उसका जो महत्व है वो स्थापित होना लाजमी था। और अमेरिका और सोवियत संघ जो देश थे, इन दोनों की विचारधाराएं बहुत डिफरेंट थी, बहुत ही अलग विचारधारा थी। 1945 से 1991 तक का जो विश्व संचालित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो विचारधारा के आधार पर संचालित हुआ है। और जैसा ऐसे भी होता है कि हम लोग एक तरीके से सोचने वाले जो लोग हैं वो दोस्त बन जाते हैं, और जो कोई डिफरेंट तरीके से सोचने वाला है वो अलग रह जाता है। अब ये विचारों का वैविध्य है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी एक तरीके से चलें या सभी एक तरीके से सोचें। तो अमेरिका अलग तरीके से सोचने वाला देश रहा और सोवियत संघ अलग तरीके से, एक ने पूंजीवाद को अपनाया, दूसरी ने साम्यवाद को। अब इन दोनों विचारधाराओं का मौलिक अंतर क्या है? पूंजीवादी विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देती है और इस स्वतंत्रता के अंदर जो वो उसको इकोनॉमिक स्वतंत्रता देती है, आर्थिक स्वतंत्रता देती है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से देती है। यानी कि पूरा निजी स्वामित्व जो है वो व्यक्ति का रहता है अपनी संपत्ति के ऊपर, और वो जितना जो चाहे वो कमा सकता है, अपने अनुसार अपने लिए रख सकता है। राज्य का नियंत्रण बहुत कम होता है उसके ऊपर। लेकिन जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रहता है। लोहे का आवरण जैसा एक नियंत्रण होता है जिसमें उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति और इन सब पर भी उसका नियंत्रण रहता है। उसको जितनी क्षमता होती है उतना वो कार्य तो करता है, लेकिन उसको मिलता उतना ही है जितनी की उसकी ज़रूरत होती है। बाकी जो है वो पूरा राज्य का रहता है, समाज का रहता है। तो ये एक मौलिक डिफरेंस जो था दोनों देशों की विचारधाराओं में था। अब यहाँ पे दोनों देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कोशिश शुरू की? उन्होंने दुनिया के अन्य देशों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की, क्योंकि निश्चित रूप से हम जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से हमारी विचारधारा, हम चाहते हैं कि दूसरा भी वैसे ही सोचे या हमारे अनुसार चले। तो ये जैसे व्यक्ति में एक स्वाभाविक कमजोरी कह लें या गुण कह लें होता है, वैसे ही देश के संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी वो देश चाहते हैं कि हमारे अनुसार चले। तो अमेरिका ने पूरे पश्चिम यूरोप को पूंजीवादी विचारधारा के अनुसार संचालित उसमें समझौतों में बांध दिया, और पूरा पश्चिम यूरोप जो है वो पूंजीवादी तरीके से संचालित हुआ। अब यूरोप का ही दूसरा हिस्सा था पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप जो था वो सोवियत संघ ने अपने मतलब वैचारिक विचारधारा के आधार पर अपने चाहे संधि की हो उन देशों के साथ या उनको आर्थिक सहायता दी हो, किसी भी तरीके से उन पर अपना उसने नियंत्रण स्थापित किया। तो जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया, और जो पूरा पश्चिमी यूरोप था वो आपके अमेरिका के प्रभाव में आ गया। इसी तरीके से दुनिया के अन्य देशों ने भी अपना निर्धारण किया कि हमें सोवियत संघ के साथ जाना है या अमेरिका के साथ जाना है। इस बीच 1945 के बाद में दुनिया के एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये तीनों जो हैं वो महाद्वीप जो हैं उस समय
कहना चाहिए कि बड़े देशों के नियंत्रण में थे इसके बहुत से देश। जैसे ब्रिटेन के लिए कहा जाता था कि इसका साम्राज्य कभी अस्त नहीं होता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का साम्राज्य भी अस्त हुआ, तो बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए। 1947 में भारत भी स्वतंत्र हुआ। तो ये जो देश स्वतंत्र हुए, इनमें से कई देशों ने कहा कि ना तो हमें पूंजीवादी गुट में जाना है और ना ही हमें साम्यवादी गुट में जाना है। तो उन्होंने अपने लिए एक अलग दिशा निर्धारित की और वो दिशा रही गुट निरपेक्ष आंदोलन की। उन्होंने उसको ज्वाइन किया। अब यहाँ पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसी समय से ही एक ऐसे संगठन की आवश्यकता को महसूस किया गया जिसमें जो पूरे विश्व का संगठन हो और जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी और 1945 में जाकर ये पूरी हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गठन हुआ, पूरा संपादित, और एक ऐसा वैश्विक संगठन हमारे सामने आया जिसके जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व शांति की बातें भी शुरू हुई, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो शीत युद्ध के चपेटे में भी आ गई। दुनिया में दो ध्रुव बन गए और उन दोनों ध्रुवों के बीच में एक अलग तरीके का, जो कभी पहले दुनिया में देखा नहीं था, जाना नहीं था, वो एक तरीके का युद्ध शुरू हुआ और सैनिक संगठन बनने लगे। नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा, ये सब सैनिक संगठनों में अलग अलग देश जो थे वो सम्मिलित होने लगे और पूरी दुनिया जो थी 1991 तक यदि हम देखें तो एक तरीके के तनाव में रही और द्वंद्व में रही। वहाँ पे जो जिन देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलकर लड़ा था वो सभी देश जो थे, उसमें से सोवियत संघ एक अलग गुट में चला गया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनका अलग गुट रहा क्योंकि ये पूंजीवादी देश के रूप में सामने आए और सोवियत संघ जो है साम्यवादी देश के रूप में सामने आया। तो ये अलग जो दो गुट बन गए। चीन जो था उसने बाद में सोवियत संघ को सपोर्ट किया क्योंकि चीन में भी साम्यवादी विचारधारा ही है। तो ये वैचारिक आधार पर पूरा विश्व दो हिस्सों में बटा और पूरे विश्व में तनाव का और एक तरीके के मनोवैज्ञानिक युद्ध का वातावरण एक लंबे समय तक बना रहा और 1991 में सोवियत संघ का जब पराभव हुआ, जब पतन हुआ, तो उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। तो ये सारा हमको देखना है और शीत युद्ध के बहुत सारे दौर रहे, बीच में शिथिलता आई, कहीं पे वो उग्र हुआ। तो इन सब को देखते हुए और इस दौरान पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, तो ये सारा 1991 तक की जो स्थितियां हैं 1945 से, ये एक अलग फेज़ है। और 1991 के बाद से लेकर के और जो भी हमारा प्रेजेंट चल रहा है इस समय तक का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अलग फेज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ से इस विषय की जो शुरुआत है वो हमें करनी चाहिए।